हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आज मैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ और इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए गौर से इस वीडियो को देखिए। जो लोग डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं अंत तक वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ऑफिस से संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में भेज दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले लीजिए। बहुत ही आज भी 499 रुपये में पूरी कक्षा दी जा रही है, इसलिए जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है ले लीजिए। चलते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया किनके पारस्परिक क्रियात्मक संबंध निहित है। अब इस बात को समझिए कि क्या कह रहा है प्रश्न, कि पर्यावरण में उपलब्ध, हम पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर जो चीज़ उपलब्ध है वो पर्यावरण में उपलब्ध कहलाएगा। तो किस चीज़ के साथ क्रिया करके ये चेंज कर जाते हैं, यानी इनका संबंध किनसे जुड़कर परिवर्तित होती है। तो पहला प्रकृति, दूसरा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसके उत्तर उपर्युक्त सभी होंगे, क्योंकि सबसे मिलने के बाद रूपांतरण की प्रक्रिया इन पारस्परिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। प्रश्न 2, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा मतलब ह्यूमन टेक्नोलॉजी द्वारा निम्न में से किसके साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं, किनके साथ क्रिया करके। तो प्रकृति एक, दूसरा संस्थाओं, तीसरा प्रौद्योगिकी, वही सारे हैं, और घ इनमें से कोई नहीं प्रकृति है। मेन रिसोर्स क्या है, प्रकृति है। और टेक्नोलॉजी, प्रकृति के पास ही पानी है, प्रकृति के पास ही सोना है, प्रकृति के पास ही कोयला का खान है, प्रकृति के पास ही लौ अयस्क है, सब कुछ उसी के गर्भ में है। और उसके गर्भ से हम निकाल कर रॉ शेप को हम प्रोसेस करके ये डेवलपमेंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संबंधित हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय योग्य, जैव और अजैव, व्यक्तिगत और संभाव्य, बिल्कुल बायोटिक, अबायोटिक, जैव और अजैव इसका उत्तर होगा। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, यानी क्या समझे कि समाप्यता मतलब खत्म होगा, तो उस आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे। तो विकसित भंडार और संचित कोष, ये तो खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय, जैव अजैव, व्यक्तिगत। तो संसाधन दो ढंग के हैं, कुछ नवीकरणीय हैं और कुछ जो नवीकरणीय नहीं है। पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, खत्म, कोयला खत्म हो जाएगा, खत्म, लेकिन सूरज की किरणें कभी खत्म नहीं, फिर से हम उसको रिन्यू कर लेते हैं। जैसे पवन, विंड ऊर्जा, जैसे जल शक्ति, विद्युत, ये सारे ऐसे चीज़ें जो अनंत है, जिसको हम यूज करते रहें उससे नुकसान नहीं होगा। तो बड़ा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, यानी पर्सनल, कम्युनिटी बेस्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल का बेस क्या है। तो उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर। तो वर्गीकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सारे संसाधनों का स्वामित्व, मतलब उसका मालिक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस आधार पे भी इसका वर्गीकरण होता है। मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि किस तरह से संसाधन है। तो कैसा संसाधन है, तो बड़ा क्लियर है, जैव, अजैव, अनवीकरणीय, सामुदायिक। तो जैव संसाधन है, ये सारे जैव हैं, सारे प्राणी हैं, तो ये जैव संसाधन है। सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन किस तरह के संसाधन हैं। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल नवीकरणीय है। मैंने पहले बताया, सौर नवीकरण,
पवन, बिल्कुल, जल एक साइकिल से आता रहता है, वन और वन जीवन, यानी वन को हम लगाते रहेंगे, अगर नष्ट हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, और जैसे ही वन रहेंगे तो इसका जीवन इसी से निर्मित हो जाता है, क्योंकि वन उनके रक्षक हैं। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील लगभग 22.2 लगभग थोड़ा दूना से कम तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन किस तरह के संसाधन हैं? राष्ट्रीय, जैव, अजैव, संभावी। तो ये राष्ट्रीय है, यानी ये इंटरनेशनली ट्रीटी है कि 12 समुद्री मील यानी 22 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर तक जो है समुद्र से, वो हमारा हक है और हमारा संसाधन है। भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से किस खनिज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है? भारत कहाँ से कर सकता है खनिज? तो लोहा, कौन सा? अब्रक, मैग्नीज और तांबा। तो हिंद महासागर के तलहटी के किस खनिज ग्रंथियों का? तो मैग्नीज का भारत खनन करता है। नेक्स्ट, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक परिस्थितियां में संकट पैदा हो गया है? भूमंडलीय ताप, ओजोन परत अपक्षयन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, उपयुक्त सभी पे अंधाधुंध आप यूज कर किए हैं तो सभी डिस्टर्ब हुआ है। ऑल सब इसी के प्रोडक्ट हैं कि आज क्लाइमेट चेंज दिन भर सुनते हैं रेडियो, अखबार, सब जगह मानव ही अपने अस्तित्व का में अपने को खतरे में डाल लिया है, जबकि वो पृथ्वी का सबसे विकास और विवेकी पुत्र है पृथ्वी का, लेकिन अपनी अंधाधुंध इस गलतियों से अपना जीवन ही खत्म कर लिया। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे? साओ पोलो, रियो द जेनेरो, ब्रसेलिया, नटाल। तो रियो de जेनेरियो बहुत खूबसूरत शहर है, ब्राज़ील का, समुद्र किनारे का है। यहाँ पे रियो सबमिट हुआ था और साझी विरासत, साझी चिंताओं को, मतलब कलेक्टिव कॉन्सर्न्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया था और बहुत सारे प्रावधान बने। उसके बाद ये चीज़ें चलती रही, लेकिन मानव अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। बहुत बुरा हाल है पर्यावरण के स्तर पे पूरी दुनिया का। 21वीं शताब्दी में शतक माने सस्टेनेबल, पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एजेंडा 21 को स्वीकृति कहाँ दी गई? तो 1992 में रियो द जेनेरियो में ही मिली थी। तो इसमें कौन सा कथन सही है इसके बारे में? यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर, बिल्कुल सही बात है, रियो जो जेनेरियो में किया गया। उसके बाद इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, कंटिन्यूअस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह एक कार्यसूची है, बिल्कुल, जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेवारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने का है। बिल्कुल सही है, इसके सारे के सारे आंसर सही हो। नेक्स्ट, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा सोपान सम्मिलित है? सोपान माने हायरार्की, स्टेज, वर्टिकल। सोपान वहीं आएगा जब वर्टिकल लंबवत कोई चीज़ें चलेंगी, इसके बाद यहाँ आगे। तो कहता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लानिंग के लिए जिसमें कौन सा सोपान सम्मिलित है, मतलब कौन सी हायरार्की सम्मिलित है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए रिलेवेंट टेक्नोलॉजी, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेज प्लानिंग एंड नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग। तो इसका उत्तर सब सही है, उपर्युक्त सब सही है, ऑल आर करेक्ट। भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों को मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें किसका योगदान रहा है?
तो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव, सभी का रहा है। किसने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया है? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। कितनी बड़ी बात है। इन्होंने पर्यावरण पे आज भी दुनिया में इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं है। जबकि संदर्भ पर्यावरण का इनका नहीं था, लालच का था, नैतिकता के लिए, लेकिन आज पर्यावरण पे इसका यूज होता है। और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है IAS तक जहाँ ये ना पूछा गया हो। और मुझे नहीं लगता पर्यावरण पे इससे बड़ी ह्यूमन ग्रीड, कि ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं है, नेसेसिटी के लिए सब कुछ है। ये गांधीयन थॉट है, इसको कभी मत भूलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किस वर्ष क्लब ऑफ रोम में की गई थी? 1968, 1945, 1969। तो 1968 यानी में की गई थी। भारत में भूमि पर किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती? इंडिया में लैंडफॉर्म की कौन सी आकृतियाँ पाई जाती है? तो पर्वत बिल्कुल पाई जाती है, पठार पाई जाती है, मैदान बिल्कुल पाई जाती है, द्वीप बिल्कुल। आपके बिहार में ही पठार कहाँ है, कभी आपने सोचा है? तो बिहार में पूरा कैमूर रेंज की जो पठारी है और रांची पर्वत तक चला जाता है, पूरा पठार है। और भारत में बिहार में भी है, बिहार में पर्वत नहीं है, लेकिन हिमालयन सारे स्टेट में पर्वत है। और पर्वत दो ढंग के हैं, लेकिन पहला हिमालयन हमारे यहाँ नहीं है, मैदान है हमारे यहाँ, द्वीप बिहार में नहीं है, लेकिन इंडिया में सब है। अगर पूछता है यही कि बिहार में किस प्रकार की, तो मैदान है और पठार है, द्वीप और पर्वत नहीं है। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। भारत के भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग क्रमशः मैदान, पर्वत और पठार है? कितना प्रतिशत? अब इसमें जान जाएंगे तो मैदान कितना है, पर्वत कितना है, पठार कितना है? तो 43, 30, 27, यानी भारत के भूभाग में मैदान क्या है? 50 से कम है, 43। और पर्वत कितना है? 30%। पठार कितना है? 27%। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसको तोड़ भी देगा, जोड़ा मिलाइए, कुछ भी। 43, 30, 27 कभी मत भूलिएगा। स्माइल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे नहीं, शुमशेर स्माइल इज़ ब्यूटी के लेखक हैं। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन सी है? अस्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि। प्रति के अलग, यानी प्रति के अलावा जहाँ खेती नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि अस्थायी चारागाह और गोचर भूमि, विविध वृक्षों, फसलों, उपवनों के अधीन भूमि, और कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई। उपयुक्त सभी कृषि अयोग्य भूमि कहलाएगी। चूँकि ये फिक्स है, चारागाह होगा, ये फिक्स है, विविध वृक्ष है, फसल है, उपवन है, गार्ड है, शहरों में देखिएगा पार्क है, और कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ खेती नहीं हुई, यानी वाटर नहीं है, संभव नहीं है। तो इस तरह से 20 प्रश्न हैं। आप इसका फ्री PDF भी मंगा सकते हैं। देखिए, दोस्तों को बताइए। अगर एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।